हेलो एवरीवन, वेलकम टू एआई साइंसेस। आज का जो हमारा टॉपिक है वो रहने वाला है केमिकल इक्वेशन एंड इट्स टाइप्स। और एक बात हमेशा याद रखना, मैं जो भी वीडियो बनाता हूँ तो प्लीज़ आप उसको 1.25x या 1.5x पे जो है प्लेबैक स्पीड में जो है प्ले करें, ठीक है। और अगर आप इस चैनल पे नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज़ लाइक और शेयर ज़रूर कीजिए। आज क्या पढ़ेंगे हम? केमिकल इक्वेशन और टाइप्स ऑफ केमिकल इक्वेशन। तो चलो शुरू करते हैं। पहले देखते हैं हम कि केमिकल रिएक्शन होता क्या है। केमिकल रिएक्शन क्या होता है कि जिसमें जो है सब्सटेंस रिएक्ट करते हैं और एक नया सब्सटेंस बनाते हैं, ठीक है। उस रिएक्शन को हम क्या कहते हैं? केमिकल रिएक्शन। इसे हम कैसे समझेंगे? फॉर एग्जांपल ए प्लस बी ये बना रहे हैं हमें सी, ठीक है। तो ये क्या है? केमिकल रिएक्शन है। और ये ए और बी जो हैं इन्हें हम क्या कहते हैं? रिएक्टेंट्स। और ये जो सी बना, ये जो प्रोडक्ट, जो न्यू सब्सटेंस है, ये सी क्या है हमारे पास? न्यू सब्सटेंस। इसे हम क्या कहेंगे? प्रोडक्ट। और ये ज़रूरी नहीं एक ही प्रोडक्ट बने, मे भी ज़्यादा भी प्रोडक्ट बन सकते हैं। डी को भी हम, जैसे ये भी एक डी जो है ये भी प्रोडक्ट है। मीन्स ए प्लस बी रिएक्ट हुए और सी प्लस डी बने, मीन्स हमारे पास प्रोडक्ट बने, ठीक है। तो ए और बी को हम क्या कहते हैं? रिएक्टेंट्स। और ये सी या डी, ये जो प्रोडक्ट बने इसे हम कहते हैं, जो न्यू सब्सटेंसेस बने इन्हें हम कहते हैं प्रोडक्ट। ए और बी ये हमारी लेफ्ट हैंड साइड है, ठीक है। और ये प्रोडक्ट वाली जो साइड है इसे हम कहते हैं राइट हैंड साइड। राइट हैंड साइड, लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड। और हमेशा एक बात याद रखना कि केमिकल रिएक्शन जब हम लिखते हैं या केमिकल इक्वेशन जब हम लिखते हैं तो दो रिएक्टेंट्स के बीच में हम प्लस का साइन लगाते हैं। और वैसे ही जब एक से ज़्यादा प्रोडक्ट बनते हैं तो उन प्रोडक्ट्स के बीच में हम प्लस का साइन लगाते हैं, ठीक है। और लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड को हम सेपरेट करते हैं, मीन्स रिएक्टेंट्स और प्रोडक्ट्स को हम जो है सेपरेट करते हैं एक एरो के साथ। इस एरो के साथ जो हम सेपरेट करते हैं रिएक्टेंट्स और प्रोडक्ट्स को। अब जो प्रोडक्ट्स बनते हैं, उनकी जो प्रॉपर्टीज़ हैं वो रिएक्टेंट्स के साथ नहीं मिलती हैं। फॉर एग्जांपल के तौर पे हम क्या समझेंगे कि हाइड्रोजन है हमारे पास। हाइड्रोजन है, हाइड्रोजन क्या है हमारे पास? हाईली कंबस्टिबल सब्सटेंस है। प्लस इसमें हम कर देंगे ऑक्सीजन। ऑक्सीजन क्या है? ये कंबस्शन को सपोर्ट करता है। हाइड्रोजन पहले ही क्या है? ये हम मान के चले कि बहुत ज़्यादा एक्सप्लोसिव सब्सटेंस है, बहुत कंबस्टिबल सब्सटेंस है, और हम साथ में ऑक्सीजन भी दे रहे हैं, तो मीन्स और ज़्यादा जो है खतरनाक हो जाएगा। तो ये जो दो जब कंबाइन करेंगे तो हमारे पास क्या बन जाता है? वाटर। तो वाटर की क्या नेचर है? वाटर की क्या प्रॉपर्टी है? वो आग को जो है बुझाता है। होना क्या चाहिए था कि कोई ऐसा सब्सटेंस बनना चाहिए था जो कि इन दोनों हाइड्रोजन और ऑक्सीजन को कंबाइन करके जो है ज़्यादा ही कंबस्टिबल होता है या ज़्यादा ही जो है एक्सप्लोसिव होता है। लेकिन हमारे पास क्या बना? वाटर। और वाटर क्या करता है? कंबस्शन को स्टॉप करता है, मीन्स आग को बुझा देता है, ठीक है, एक्सटिंग्विशर है। अब यहाँ से हमें ये पता चला कि हाइड्रोजन को हम कैसे लिखते हैं? H2 प्लस ऑक्सीजन O2, और वाटर का क्या फॉर्मूला है? H2O। अब यहाँ से हम देखें कि वाटर की प्रॉपर्टीज जो है ना हाइड्रोजन के साथ मिलती है और ना ही ऑक्सीजन के साथ मिलती है। मीन्स हाइड्रोजन और ऑक्सीजन यहाँ पे क्या है? रिएक्टेंट्स। और वाटर जो है ये क्या है? प्रोडक्ट। वाटर क्या है हमारा? प्रोडक्ट। और हाइड्रोजन और ऑक्सीजन क्या है? ये हैं दोनों रिएक्टेंट्स। बात समझ में आई कि जो नया सब्सटेंस बनेगा उसकी प्रॉपर्टीज जो है रिएक्टेंट्स के साथ जो है नहीं मेल खाती है, नहीं मिलती है। और दूसरी बात, ये रिएक्शन कब होगी कि जब भी रिएक्टेंट्स जो है रिएक्ट करेंगे तो इसमें हमेशा क्या होगा? बॉन्ड ब्रेकिंग
और मीन्स ओल्ड बॉन्ड्स जो हैं वो ब्रेक होंगे और न्यू बॉन्ड फॉर्मेशन भी होगी, न्यू बॉन्ड फॉर्मेशन होगी। मीन्स केमिकल रिएक्शन में क्या है कि बॉन्ड्स टूटते भी हैं और बॉन्ड्स बनते भी हैं। पुराने वाले जो रिएक्टेंट्स जब कंबाइन होंगे तो वो आपस आपस में उनके बॉन्ड जो है ब्रेक हो जाएंगे, और जो जब नया सब्सटेंस बनेगा तो वो जो है कंबाइन होके जो है उनके बॉन्ड्स जो है मीन्स न्यू बॉन्ड्स बनेंगे प्रोडक्ट के केस में। तो केमिकल रिएक्शन में क्या है, रिएक्टेंट्स कौन से हैं जो लेफ्ट हैंड साइड पे हैं और प्रोडक्ट्स कौन से हैं जो राइट हैंड साइड पे हैं। रिएक्टेंट मिलके जो है प्रोडक्ट्स बनाते हैं और जो सब्सटेंस रिएक्ट करते हैं उन्हें हम रिएक्टेंट कहते हैं और जो नए सब्सटेंसेस बनते हैं उन्हें हम प्रोडक्ट कहते हैं। और केमिकल रिएक्शन में हमेशा बॉन्ड ब्रेकिंग और बॉन्ड फॉर्मेशन जो है टेक प्लेस करती है, पुराने बॉन्ड्स टूट जाते हैं और नए बॉन्ड बनते हैं। केमिकल रिएक्शन क्या है, ए केमिकल रिएक्शन इन्वॉल्व्स ए केमिकल चेंज। इसमें कौन सी चेंज हो रही है, केमिकल चेंज मीन्स फिजिकल चेंज नहीं है, स्टेट चेंज नहीं हो रही है, लेकिन जो है पूरे का पूरा एक नया ही सब्सटेंस बन रहा है। फॉर एग्जांपल हम खाना बनाते हैं या हम चाय बनाते हैं, तो चाय के लिए हमें क्या इस्तेमाल करना पड़ता है, चाय चाय अगर हमने बनानी है, टी अगर हमने जो है बनानी है, तो हम उसमें क्या हमारे रिएक्टेंट्स कौन कौन से होंगे, वाटर, ठीक है, प्लस शुगर डाल देंगे या साल्ट जो भी है, ठीक है, और प्लस चाय पत्ती डाल देंगे, तो ये हमारे पास लास्ट में क्या बनेगा, चाय बन जाएगी। तो ये सब जो है ये क्या है, रिएक्टेंट्स, ये सब क्या है, रिएक्टेंट्स। और ये जो फाइनल प्रोडक्ट हमारे पास बना, फाइनल प्रोडक्ट जो बना ये है हमारे पास, जो नया सब्सटेंस बना ये है प्रोडक्ट, ठीक है। और ये क्या है, एक केमिकल चेंज है, फिजिकल चेंज नहीं है, ये केमिकल चेंज हो गई है। मीन्स रिएक्टेंट्स जो है केमिकली चेंज हो गए हैं किसमें, प्रोडक्ट में। A chemical reaction involves a chemical change in which substances reacts to give new substances। मीन नए substances जो है हमारे पास बनते हैं, जो substance which reacts उन्हें हम क्या क्या कहते हैं, reactants। और जो नए substances बनते हैं उन्हें हम कहते हैं प्रोडक्ट। फॉर एग्जांपल कुकिंग ऑफ फूड, रस्टिंग ऑफ आयरन, बहुत सारी एग्जांपल्स हम आगे भी पढ़ने वाले हैं। ये सब क्या है, केमिकल रिएक्शन है। नेक्स्ट देखते हैं हमें हम कैसे जो है ऑब्जर्व कर सकते हैं कि कोई केमिकल चेंज हुई है या कोई केमिकल रिएक्शन जो है हुई है। तो उस वो ये हमारे पास कुछ पॉइंट्स है जिनसे हम जो है ऑब्जर्व कर सकते हैं कि केमिकल रिएक्शन जो है हुई है। एक चेंज इन कलर हो सकता है, या चेंज इन टेम्परेचर हो सकता है, चेंज ऑफ स्टेट हो सकता है कि पहले कोई स्टेट थी अब कुछ स्टेट हो गई है, या एवोल्यूशन ऑफ ए गैस। मीन जब हम रिएक्टेंट रिएक्ट करवा रहे हैं तो कोई गैस जो है प्रोड्यूस हो रही है, तो उससे भी हमें ये पता चल सकता है कि रिएक्शन जो है हो रही है। या फॉर्मेशन ऑफ प्रिसिपिटेट, और फॉर्मेशन ऑफ प्रिसिपिटेट या प्रिसिपिटेट बन जाएगी जब हम रिएक्टेंट्स को कंबाइन करेंगे, रिएक्ट्स करवाएंगे तो प्रिसिपिटेट भी बन सकता है। अब ये प्रिसिपिटेट्स क्या होता है ये हम आगे देखेंगे कि प्रिसिपिटेट्स होता क्या है। तो ये कुछ पॉइंट्स हैं जिनसे हमें ये पता चल सकता है कि केमिकल रिएक्शन हो रही है या हुई है। अब देखते हैं केमिकल इक्वेशन होता क्या है। केमिकल इक्वेशन देखने से पहले हम क्या करते हैं, पहले समझते हैं कि केमिकल रिएक्शन जो है, केमिकल रिएक्शन, अब ये जो केमिकल रिएक्शन है ये कहाँ पे होगी, लेबॉर्ट्री में, लैब में ही होगी। हम जो है कागज़ पे या पेपर पे या जिस स्क्रीन पे मैं आपको पढ़ा रहा हूँ तो वहाँ पे हम केमिकल रिएक्शन नहीं करवा सकते। फॉर एग्जांपल कार्बन प्लस ऑक्सीजन मीन्स वुड को हम बर्न कर रहे हैं तो हमारे पास क्या आ रहा है, कार्बन डाइऑक्साइड प्लस हीट, ठीक है। अब ये रिएक्शन जो है कहाँ पे होगी, या तो लैब में होगी या फिजिकली जब ये हमारे पास रिएक्टर्स मौजूद होंगे वहाँ पे होगी। लेकिन अब मैं बोर्ड पे लिखा रहा हूँ तो ये केमिकल रिएक्शन नहीं है, नहीं है ना, क्योंकि ना ही यहाँ पे मैंने कार्बन एक्चुअल में लिया हुआ है और ना ही ऑक्सीजन जो है एक्चुअल में लिया हुआ है, और ना ही ये CO2 मैंने लिखा है, और एक्चुअल में जब मैं पढ़ा रहा हूँ तो ये CO2 गैस नहीं निकल रही है और ना ही हीट प्रोड्यूस हो रही। तो इस केमिकल रिएक्शन को हमें पढ़ने के लिए हम इनके सिंबल्स या सिम्बॉलिक रिप्रेजेंटेशन या फॉर्मूले से रिप्रेजेंट करते हैं। जब केमिकल रिएक्शन को, उस चीज़ को क्या कहते हैं, केमिकल
इक्वेशन। ठीक है, तो केमिकल इक्वेशन क्या है? द सिम्बियोलिक रिप्रेजेंटेशन ऑफ ए ट्रू चेंज और रिएक्शन इज कॉल्ड केमिकल इक्वेशन। फॉर एग्जांपल, मैग्नीशियम रिएक्ट्स विद ऑक्सीजन टू फॉर्म मैग्नीशियम ऑक्साइड। ठीक है, अब मैग्नीशियम तो एक्चुअल में हमारे पास है नहीं, और ना ही हमारे पास एक्चुअल में ऑक्सीजन है, और ना ही जो है इनका प्रोडक्ट जो है मैग्नीशियम ऑक्साइड बनने वाला है। जब एक्चुअल में ये है नहीं हमें, तो हम क्या करते हैं कि इनके सिम्बियोलिक रिप्रेजेंटेशन करते हैं। मीन्स मैग्नीशियम का क्या सिंबल है? Mg। ऑक्सीजन का क्या सिंबल है? O2। और हमारे पास क्या बन रहा है? MgO। और ये जो MgO है ये क्या है? मैग्नीशियम ऑक्साइड। मीन्स यहाँ पे हम जो है केमिकल रिएक्शन को किस से रिप्रेजेंट कर रहे हैं? सिम्बियोलिक रिप्रेजेंटेशन से, सिंबल से, फार्मूला से रिप्रेजेंट कर रहे हैं, तो उसे हम कहते हैं केमिकल इक्वेशन। मीन्स सिम्बियोलिक रिप्रेजेंटेशन ऑफ ए केमिकल रिएक्शन इज नोन एज केमिकल इक्वेशन। नेक्स्ट देखते हैं हम टाइप्स ऑफ केमिकल इक्वेशन, कि कितने टाइप्स के हमारे पास केमिकल इक्वेशंस हैं। पहली कौन सी है? स्केलेटल इक्वेशन या स्केलेटन इक्वेशन, या इसी को हम कहते हैं अनबैलेंस्ड 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 याद रखना, अनबैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन भी यही है। इसमें क्या है? ये सिंपली रिप्रेजेंट करते हैं सिंबल और फार्मूला रिएक्टेंट्स के। मीन्स ये बैलेंस फॉर्म में नहीं होते, विच सिंपली रिप्रेजेंट्स द सिंबल एंड फार्मूलाज ऑफ रिएक्टेंट्स एंड प्रोडक्ट्स टेकिंग पार्ट इन ए केमिकल रिएक्शन। फॉर एग्जाम्पल, ये हमने ले लिया CO3 कैल्शियम कार्बोनेट प्लस HCl हाइड्रोक्लोरिक एसिड, तो क्या बन रहा है? CaCl2 प्लस H2O प्लस CO2। अगर हम यहाँ पे देखें तो यहाँ पे हाइड्रोजन के कितने एटम्स हैं हमारे पास? इस साइड में अगर हम देखें तो हाइड्रोजन के कितने एटम्स हैं हमारे पास? 2। मीन्स प्रोडक्ट वाली साइड पे। और अगर हम रिएक्टेंट वाली साइड में देखें कि हाइड्रोजन के कितने एटम्स हैं हमारे पास, तो 1। तो ये बैलेंस है? नहीं है। बैलेंस कब होगी? जब दोनों साइड्स जो हैं बराबर होंगे। तो इस तरह की रिप्रेजेंटेशन को, जिसे हम सिंपली रिप्रेजेंट करें सिंबल या फार्मूला से, और बैलेंस अनबैलेंस, बैलेंस्ड का कोई चक्कर नहीं है, उस फॉर्म को, उस टाइप ऑफ केमिकल इक्वेशन को क्या कहते हैं हम? स्केलेटल या स्केलेटन या अनबैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन, जिसमें नंबर ऑफ एटम्स जो है बैलेंस नहीं है। दूसरी देखते हैं हम कौन सी है? बैलेंस्ड इक्वेशन। बैलेंस्ड इक्वेशन में क्या है? जब नंबर ऑफ एटम्स ऑफ ईच एलिमेंट और इक्वल ऑन बोथ साइड ऑफ द इक्वेशन। मीन्स रिएक्टेंट वाली साइड पे और प्रोडक्ट वाली साइड पे। अगर अब हम यहाँ पे अगर बात करें तो यहाँ पे देखेंगे हम कि कैल्शियम, ऑक्सीजन, कार्बन, हाइड्रोजन और क्लोरीन। अब हम देखते हैं यहाँ पे कि रिएक्टेंट वाली साइड पे और प्रोडक्ट वाली साइड पे कैल्शियम की अगर हम बात करें तो हम देखते हैं कि रिएक्टेंट वाली साइड में कितने कैल्शियम है, कितना एटम है? सिर्फ एक। तो कार्बन कितने हैं? 1। सॉरी, ये 2 बार मैंने लिखा है। कैल्शियम, कार्बन कितने? 1। ठीक है, ये ऑक्सीजन था। ऑक्सीजन कितने हैं यहाँ पे? टोटल 3 एटम है ऑक्सीजन के। हाइड्रोजन के कितने एटम है? 2। हाइड्रोजन के कितने एटम है यहाँ पे? 2। इसका एक और बात याद रखना, जब भी ऐसे हो, जैसे अभी है 2HCl, तो इसका क्या मतलब है कि हाइड्रोजन के भी 2 एटम हैं, और क्लोरीन के भी 2 एटम हैं। और अगर ऐसे लिखा हो कहीं पे भी H2Cl और यहाँ पे 2 लगा दिया हो, ये तो कोई कंपाउंड एग्जिस्ट नहीं करता है, लेकिन मैं एग्जाम्पल के तौर पे बता रहा हूँ। तो अब इस केस में कितने हैं? हाइड्रोजन के कितने एटम्स हैं हमारे पास? 4 और 4। और क्लोरीन के कितने एटम्स हैं हमारे पास? अभी 2। ये याद रखना। अब यहाँ पे हाइड्रोजन के कितने एटम्स हैं? 2। और क्लोरीन के कितने एटम हैं यहाँ पे? 2। ये रिएक्टेंट वाली साइड। अब प्रोडक्ट वाली साइड में देखें तो कैल्शियम कितने एटम हैं? 1। और कार्बन कितने हैं यहाँ पे? 1। यहाँ CO2 में C 1। ऑक्सीजन कितने हैं? 1 यहाँ पे है, 2 ऑक्सीजन के एटम यहाँ पे हैं, और 1 ऑक्सीजन का एटम जो है वाटर के साथ है, H2O के साथ। तो कितने हो गए टोटल मिला के? ऑक्सीजन हो गया हमारे पास 3 एटम। और हाइड्रोजन हम देखें तो हाइड्रोजन की सिर्फ वाटर H2O के साथ 2 एटम है।
और क्लोरीन कितने हैं हमारे पास, CaCl2, यहाँ पे क्लोरीन कितने, 2। तो अगर हम देखें तो ये क्या है, जितने एटम किसी एलिमेंट के इस साइड थे उतने ही एटम जो है प्रोडक्ट वाली साइड भी हैं। तो इस टाइप ऑफ इक्वेशन को हम क्या कहेंगे, बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं हम एटॉमिक इक्वेशन। एटॉमिक इक्वेशन भी क्या है, ये भी एक टाइप है बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन में, जिसमें क्या है एक या एक से ज़्यादा सब्सटेंसेस जो है जिन्हें हम एटॉमिक फॉर्म में लिखा हुआ होता है। जैसे फॉर एग्जांपल सोडियम एटॉमिक फॉर्म में है, और यहाँ पे भी हाइड्रोजन जो है एटॉमिक फॉर्म में। और हमेशा एक बात याद रखना, जब भी गैसेस होंगी, जब भी गैसेस की बात होगी, चाहे हाइड्रोजन हो, ऑक्सीजन हो, हीलियम हो, जितने भी गैसेस हैं हमारे पास, फ्लोरीन हो, क्लोरीन हो, तो वो हमेशा किस फॉर्म में होंगी, मॉलिक्यूलर फॉर्म में। मॉलिक्यूलर फॉर्म में लिखेंगे हम। मीन्स ये कैसे लिखेंगे हम, हाइड्रोजन को H2, ऑक्सीजन को O2, हीलियम को He2, फ्लोरीन को F2 और क्लोरीन को Cl2। मीन्स जितनी भी गैसेस हैं हमारे पास वो हम मॉलिक्यूलर फॉर्म में लिखेंगे। लेकिन यहाँ पे क्या है, यहाँ पे हमने जो है एक या एक से ज़्यादा जो रिएक्टेंट्स हैं या क्या बोलते हैं, जो भी रिएक्टेंट्स पार्ट कर रहे हैं, ये जो प्रोडक्ट बने हैं हमारे पास, उनको हमने जो है किस फॉर्म में लिखा है, एटॉमिक फॉर्म में। और है भी ये बैलेंस्ड ही, क्योंकि हाइड्रोजन या अगर आप देखोगे कि रिएक्टेंट साइड में कितने हैं, 2, और प्रोडक्ट वाली साइड में भी 2 है, एक NaOH के साथ और एक हाइड्रोजन खाली है। वैसे ही सोडियम जो है रिएक्टेंट साइड में है 1, और NaOH के साथ प्रोडक्ट साइड में भी है 1। इसे हम कहेंगे एटॉमिक इक्वेशन। ये भी बैलेंस्ड फॉर्म ऑफ केमिकल इक्वेशन ही है। नेक्स्ट देखते हैं मॉलिक्यूलर इक्वेशन। इसमें क्या है कि हमने सारे के सारे जो भी रिएक्टेंट और प्रोडक्ट्स हैं उन सबको हम मॉलिक्यूलर फॉर्म में लिखा है। जैसे 2Na कर दिया हमने, 2H2O, NaOH और H2। ये जो है मॉलिक्यूलर इक्वेशन जो है ये भी बैलेंस फॉर्म में है। ये हमने इसकी एक एग्जांपल है यहाँ पे। ये रही हमारे पास केमिकल इक्वेशन और टाइप्स ऑफ केमिकल इक्वेशन। इसमें 2 इंपॉर्टेंट है, एक अनबैलेंस्ड कौन सी होती है, जिसमें नंबर ऑफ एटम्स ऑफ ईच एलिमेंट्स जो है सेम नहीं होते, ना रिएक्टेंट साइड में और ना ही प्रोडक्ट साइड में। और दूसरी होती है बैलेंस्ड फॉर्म, बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन। बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन में क्या होगा, नंबर ऑफ एटम्स ऑफ ईच एलिमेंट और सेम, रिएक्टेंट वाली साइड में भी और प्रोडक्ट वाली साइड में भी। ऐसा केस नहीं। अच्छा, नेक्स्ट देखते हैं हम बैलेंसिंग ऑफ ए केमिकल इक्वेशन। देखो, जब भी केमिकल इक्वेशन होगी तो रूल क्या है हमारे पास, वो बैलेंस होनी चाहिए। बैलेंस क्यों होनी चाहिए, क्योंकि लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास क्या कहता है, क्या कहता है कि मास जो है कि मैटर क्या है, ना क्रिएट कर सकते हैं और ना ही डिस्ट्रॉय। तो अगर हम अनबैलेंस फॉर्म में लिखेंगे तो इसका क्या मतलब है कि रिएक्टेंट वाली साइड अगर ज़्यादा है तो प्रोडक्ट वाली साइड में हमने जो है एटम कर दिए, मीन मास कम कर दिया, तो ऐसा होगा नहीं। तो इसलिए जो है हम हमेशा केमिकल इक्वेशन को बैलेंस्ड फॉर्म में ही रखते हैं, नहीं तो ये वाला लॉ जो है वायलेट हो जाएगा। लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास जो है वायलेट करेगा अगर हम केमिकल इक्वेशन को बैलेंस नहीं करेंगे। अब केमिकल इक्वेशन को जो है हम कैसे बैलेंस करेंगे, बहुत सारे मेथड हैं, लेकिन एक मेथड कौन सा है जिसका नाम है हिट एंड ट्रायल मेथड। हिट एंड ट्रायल मेथड, हिट एंड ट्रायल मेथड। हिट एंड ट्रायल मेथड से आपको पता चल गया होगा नाम से ही कि हिट करना है, निशाने पे लगता है तो ठीक है, नहीं तो फिर दोबारा से ट्राई करो। इसके लिए हम एक एग्जांपल ले लेते हैं। फॉर एग्जांपल Fe प्लस H2O क्या दे रहा है हमें, Fe2O3 प्लस हाइड्रोजन H2। और हमेशा एक बात याद रखना कि जब भी हम केमिकल रिएक्शन या इक्वेशन लिखते हैं तो उसके साथ हमें स्टेट भी लिखनी पड़ती है। जैसे A प्लस B क्या दे रहा है हमें, कोई प्रोडक्ट दे रहा है, तो हमने क्या करना है, A देखना है अगर सॉलिड में है तो इसके साथ हमेशा छोटा सा S लिखा हुआ होगा।
P अगर लिक्विड है तो इसके साथ L लिखा होगा, और प्रोडक्ट अगर गैस बना या सॉलिड बना तो अगर गैस बना तो छोटा सा G लिखा होगा, अगर प्रोडक्ट भी जो है जो नया सब्सटेंस बना वो भी अगर सॉलिड स्टेट में है तो S लिखा होगा, लिक्विड स्टेट में है तो L लिखा होगा, या कहीं पे क्या लिखा होता है, ऐसे लिखा होता है एक्वस, AQ। तो एक्वस का क्या मतलब है कि हमने उस चीज़ को जो है उसका सोल्यूशन बनाया है, और एक्वस सोल्यूशन किस में बनाते हैं हम, वाटर में, मीन्स वाटर में जो है हमने इसका सोल्यूशन बनाया है और ये रिएक्शन जो है हम करवा रहे हैं। तो ये अगर किसी सिंपल के साथ एस लिखा होगा तो इसका क्या मतलब है कि वो वाला एटम जो है या वो वाला एलिमेंट जो है सॉलिड फॉर्म में है, लिक्विड फॉर्म में है, गैस फॉर्म में है या एक्वस में है, मीन्स हमने उसका एक्वस सोल्यूशन जो है बनाया है। अब ये मेथड है, इसमें अगर हम देखेंगे तो यहाँ पे अभी अनबैलेंस्ड कंडीशन में अगर हम देखते हैं, अभी अनबैलेंस्ड है तो एफ ई यहाँ पे कितने हैं, एक रिएक्टेंट वाली साइड में, और प्रोडक्ट वाली साइड में देखें तो एफ ई दो है हमारे पास। तो इसे हम बैलेंस कैसे करेंगे, तो इसके लिए क्या तरीका है, एक तरीका ये है कि हम सबसे पहले ये जो केमिकल इक्वेशन है इसमें हम देखेंगे कि किस वाले सेक्शन में जो है सबसे ज़्यादा नंबर ऑफ एटम सबसे ज़्यादा है, तो वो हमें कहाँ पे मिलेंगे, यहाँ पे, क्योंकि यहाँ पे टोटल नंबर ऑफ एटम्स सिर्फ एफ ई आयरन या ऑक्सीजन की बात नहीं कर रहा हूँ, टोटल तो कितने हैं, 5। ठीक है, तो इसमें से ऑक्सीजन के सबसे पहले हमने पकड़ना है कि वो वाला पार्ट जिसमें सबसे ज़्यादा टोटल नंबर ऑफ एटम्स हैं। फिर उस पार्ट में से हमने देखना है कि किस वाले एलिमेंट के किस एटम के जो है किस वाले एलिमेंट के नंबर ऑफ एटम जो है ज़्यादा है, तो इसमें किसके ज़्यादा है, ऑक्सीजन के। तो अब हम ऑक्सीजन को पहले जो है बैलेंस करेंगे। ऑक्सीजन कितने हैं यहाँ पे, 3, और यहाँ पे अगर हम रिएक्टेंट वाली साइड पे देखें तो ऑक्सीजन कितना है, 1। तो इसको 3 करने के लिए हमने यहाँ पे क्या लिखना पड़ेगा, 3। अब ये तो 3 ऑक्सीजन तो 3 हो गए, लेकिन हाइड्रोजन कितने हो गए, हाइड्रोजन अब बन गए यहाँ पे ये रिएक्टेंट वाली साइड में 6, और प्रोडक्ट वाली साइड में जो है ये हाइड्रोजन कितने हैं हमारे पास, हाइड्रोजन के कितने एटम्स हैं, 2। तो हम यहाँ पे भी क्या कर देंगे, 3 कर देंगे। जब हमने भी यहाँ पे भी 3 कर दिया, अब हमने देखा कि हाइड्रोजन प्रोडक्ट वाली साइड में 6 हो गए, और रिएक्टेंट वाली साइड में भी 6 हो गए। ये है हाइड्रोजन की बात। और ऑक्सीजन की अगर हम बात करें तो रिएक्टेंट वाली साइड में ऑक्सीजन कितने हैं, 3, और प्रोडक्ट वाली साइड में जो है प्रोडक्ट वाली साइड में ऑक्सीजन कितने हैं हमारे पास, 3। अब क्या बचा हमारे पास, एफ ई यहाँ पे कितने हैं, 2, और एफ ई प्रोडक्ट वाली साइड में कितने हैं, 2, और एफ ई रिएक्टेंट वाली साइड में कितने हैं हमारे पास, 1। तो हम इसको 2 बना देंगे। अब अगर हम देखें तो एफ ई भी कितने हो गए, 2, मीन्स लेफ्ट हैंड साइड रिएक्टेंट वाली साइड में, और राइट हैंड साइड प्रोडक्ट वाली साइड में भी जो है एफ ई 2 हो गए। ऑक्सीजन भी 3, और ऑक्सीजन जो है प्रोडक्ट वाली साइड में भी ऑक्सीजन के 3 एटम। और हाइड्रोजन की बात करें तो 6 हाइड्रोजन के एटम जो है हमारे पास रिएक्टेंट वाली साइड में भी हो गए और प्रोडक्ट वाली साइड में भी हो गए। तो इस तरह से जो है हम केमिकल इक्वेशन को बैलेंस करते हैं। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं हम टाइप्स ऑफ केमिकल रिएक्शन। देखो टाइप्स ऑफ केमिकल रिएक्शन में ये 8-10 टाइप्स की केमिकल रिएक्शन है, बिल्कुल सिंपल है, वीडियो आधी छोड़ के मत जाना। ठीक है, पहली हमारे पास कॉम्बिनेशन रिएक्शन, देन दूसरी है, पहली है कॉम्बिनेशन, दूसरी है डिकम्पोजिशन, ये नाम से ही पता चल जाएगा, तीसरी है डिस्प्लेसमेंट, फिर नेक्स्ट है डबल डिस्प्लेसमेंट, फिफ्थ वन है हमारे पास प्रिसिपिटेशन रिएक्शन, छठी है हमारे पास न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन, सातवीं है हमारे पास जो है एक्सोथर्मिक रिएक्शन, और आठवीं है एंडोथर्मिक रिएक्शन, 10वीं है ऑक्सीडेशन, 9वीं है ऑक्सीडेशन, और नेक्स्ट वन कौन सी हमारे पास, रिडक्शन। अब हम बारी बारी से ये सब पढ़ेंगे। देखो कॉम्बिनेशन रिएक्शन यहाँ पे हमें क्या पता चल रहा है, नाम ही सजेस्ट कर रहा है कि कोई चीज़ कंबाइन हो रही है, मीन्स एक से ज़्यादा चीज़ें जो है कंबाइन करती हैं और प्रोडक्ट बनाती हैं। देखो फॉर एग्जांपल H2, यहाँ पे हाइड्रोजन और क्लोरीन जो है कंबाइन हो रहे हैं और क्या बना रहे हैं, ये इसकी एग्जांपल है, HCl बना रहे हैं। ठीक है, ये किसकी एग्जांपल्स हैं हमारे पास, कॉम्बिनेशन रिएक्शन की, या कार्बन प्लस ऑक्सीजन कंबाइन होके CO2 बना रहे हैं। तो ये कॉम्बिनेशन रिएक्शन मीन्स रिएक्टेंट्स जो हैं कंबाइंड हो रहे हैं,
ज़रूरी नहीं है दो, एक से ज़्यादा, दो हो, तीन हो, चार हो, रिएक्टेंट्स जो हैं कंबाइन हो रहे हैं और प्रोडक्ट बना रहे हैं। इस किस्म की, इस टाइप की रिएक्शन को हम क्या कहते हैं? कॉम्बिनेशन रिएक्शन। सेकंड है हमारे पास डिकम्पोजिशन रिएक्शन। डिकम्पोजिशन रिएक्शन का क्या मतलब है कि कोई चीज़ जो है, एक रिएक्टेंट जो है डिकम्पोज हो रहा है, मीन ब्रेक डाउन हो रहा है उसका, ठीक है, उस टाइप ऑफ रिएक्शन को हम क्या कहेंगे? डिकम्पोजिशन रिएक्शन। और डिकम्पोजिशन जो है हम हीट से भी करवा सकते हैं। तो जब हीट से डिकम्पोजिशन करवाएंगे उस टाइप ऑफ रिएक्शन को क्या कहते हैं हम? थर्मल डिकम्पोजिशन। और अगर हम लाइट से करवाएं तो उसे हम क्या कहते हैं? फोटोलाइसिस। फोटोलाइसिस। फोटो मीन्स लाइट, फोटॉन से निकला। तो अगर हम इलेक्ट्रिसिटी से करवाएं तो उसे हम क्या कहते हैं? इलेक्ट्रोलाइसिस। 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 तो डिकम्पोजिशन जो है क्या होगा? यहाँ पे एक सब्सटेंस जो है, एक रिएक्टेंट जो है डिकम्पोज हो जाएगा, मीन्स बहुत सारे प्रोडक्ट्स में। जैसे कैल्शियम कार्बोनेट CaCO3 यहाँ पे डिकम्पोज हो गया CaO और CO2 में, और AgCl जो है डिकम्पोज हो गया Ag और Cl2 में। तो ये है डिकम्पोजिशन रिएक्शन। और अगर हम बात करें अब कॉम्बिनेशन और डिकम्पोजिशन की, तो ये क्या है? हमारे पास एक अपोजिट रिएक्शन है, क्योंकि कॉम्बिनेशन रिएक्शन में क्या है? एक से ज़्यादा कंबाइन होके एक प्रोडक्ट बनाते हैं, और डिकम्पोजिशन में एक प्रोडक्ट जो है ब्रेकडाउन होके जो है बहुत सारे मीन्स एक रिएक्टेंट जो है डिकम्पोज होकर बहुत सारे प्रोडक्ट बनाता है। तो ये दोनों रिएक्शंस जो हैं वो क्या है? कॉम्बिनेशन और डिकम्पोजिशन, ये क्या है? अपोजिट रिएक्शन है। मीन्स कॉम्बिनेशन का अपोजिट क्या है हमारे पास? डिकम्पोजिशन। और डिकम्पोजिशन का अपोजिट क्या है? कॉम्बिनेशन। नेक्स्ट देखते हैं हम डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। अब देखो, नाम ही सजेस्ट कर रहा है कि कोई चीज़ डिस्प्लेस हो रही है। फॉर एग्जाम्पल Zn प्लस CuSO4 मीन्स जिंक प्लस कॉपर सल्फेट CuSO4। अब यहाँ पे क्या हो रहा है कि जब ये दो रिएक्ट कर रहे हैं तो हमारे पास क्या मिल रहा है? ZnSO4 प्लस Cu मीन्स जिंक सल्फेट प्लस कॉपर। तो यहाँ पे जिंक ने क्या किया? कॉपर को जो है डिस्प्लेस कर दिया। जिंक ने जो है कॉपर की जगह ले ली। यहाँ पे क्या हो रहा है कि एक मोर रिएक्टिव एलिमेंट डिस्प्लेस कर रहा है लेस रिएक्टिव एलिमेंट को, लेस रिएक्टिव एलिमेंट को। बात समझ में आ गई कि जिंक और कॉपर की अगर हम रिएक्टिविटी सीरीज में देखें तो क्या है? जिंक मोर रिएक्टिव एज कम्पेयर टू कॉपर। अब जब जिंक मोर रिएक्टिव है कॉपर के, तो क्या होने वाला है कि जिंक जो है कॉपर की जगह ले लेगा, और जिंक ने कॉपर की जगह ले ली, तो जिंक ने जो है जिंक सल्फेट बना लिया, और कॉपर जो है ऐसे ही रह गया क्योंकि लेस रिएक्टिव है। वैसे ही इसमें भी क्या है? आयरन और कॉपर। तो इसमें मोर रिएक्टिव कौन सा है हमारे पास? आयरन। तो आयरन क्या करेगा? डिस्प्लेस करेगा कॉपर को, और कुछ जो है कॉपर की जगह ले लेगा FeSO4। ठीक है, ये है हमारे पास डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। नेक्स्ट देखते हैं हम डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। यहाँ पे क्या हो रहा है? एक्सचेंज ऑफ आयंस। यहाँ पे क्या हो रहा है? एक्सचेंज ऑफ आयंस। ठीक है, जैसे फॉर एग्जांपल BaCl2 और Na2SO4 में यहाँ पे क्या है कि Ba किसकी जगह ले लेगा? Na की। Ba किसकी जगह पे आएगा? Na की। और Na किसकी जगह पे जाएगा? Ba की। तो Ba जो है यहाँ पे किसके साथ आ गया? सल्फेट के साथ। Ba ने किसकी जगह ले ली? इसके साथ। और Na2 ने किसकी जगह ले ली? Ba की। तो यहाँ पे BaSO4 प्लस 2NaCl। अब ये जो एरो मैंने दिखाया है, ये एरो, इसका क्या मतलब है? देखो, आपने कई सारे रिएक्शन में देखा होगा, एक एरो ऐसे ऊपर के लिए होता है और एक एरो ऐसे नीचे के लिए होता है। इस एरो का क्या मतलब है? जो ऊपर के लिए एरो है, इसका मतलब है एवोल्यूशन ऑफ गैस। एवोल्यूशन ऑफ गैस कि मीन्स गैस जो है निकल रही है, और गैस कहाँ चली जाती है? हमेशा ऊपर। और इस एरो का क्या मतलब है कि प्रिसिपिटेट्स बन रहे हैं। PP TBG ने हम बोलते हैं प्रिसिपिटेट्स। ठीक है, और प्रिसिपिटेट्स जो है हमेशा नीचे बैठते हैं।
तो प्रिसिपिटेट्स के लिए हम जो है ये वाला एरो यूज़ करते हैं। तो BaSA4 को SO4 के क्या बनेंगे, प्रिसिपिटेट। वैसे ही दूसरी एग्जांपल है NaCl और AgNO3। तो यहाँ पे क्या होगा, Na किसकी जगह पे जाएगा, Ag के, तो NaNO3 और AgCl, और AgCl के भी हमेशा प्रिसिपिटेट्स ही बनते हैं। और एरो हमेशा जब भी AgCl आपने देखा होगा तो उसके साथ जो है एरो ऐसे होगा, मीन्स AgCl के प्रेसिपिटेट्स बनते हैं। नेक्स्ट देखते हैं प्रेसिपिटेशन रिएक्शन। अब यहाँ पे समझेंगे कि प्रेसिपिटेशन होता क्या है। प्रेसिपिटेशन प्रेसिपिटेशन क्या होता है कि इनसॉल्युबल प्रोडक्ट बनता है हमारे पास, इनसॉल्युबल प्रेसिपिटेट्स जो है हमारे पास बनते हैं। अब ये जिन्होंने लेबॉर्ट्री में काम किया है उन्हें तो पता होगा कि इनसॉल्युबल प्रेसिपिटेट्स मीन्स ये कैसे दिखते हैं। तो मैं कॉमन से एग्जांपल समझाता हूँ, मोर और लेस जो है वो आपको थोड़ा पूरा आइडिया जो है दे देगी प्रेसिपिटेशन रिएक्शन की। हम जब भी कभी गर्मियों में कोल्ड ड्रिंक पीने जाते हैं तो कुछ कोल्ड ड्रिंक्स क्या होती है कि उनमें थोड़ी थोड़ी बर्फ़ बनी होती है। तो हम जो ही ओपनर से ढक्कन खोल देते हैं तो उनमें जो है हमें दिखता है कि सेमी सॉलिड सा सब्सटेंस, मीन्स ऐसे लगता है कि जैसे रुई के गोले से जो है वो घूमने लगते हैं। मीन एक्चुअल में क्या होता है कि वो बर्फ़ के छोटे छोटे पीसेस होते हैं और वो उस बॉटल में चलने लगते हैं। ठीक है, तो उस टाइप के उसी तरह के दिखते हैं प्रेसिपिटेट्स। ठीक है, तो प्रेसिपिटेशन रिएक्शन को कौन सी होगी, जिसमें इनसॉल्युबल प्रेसिपिटेट्स जो है हमारे पास बनते हैं। और एग्जांपल क्या है प्रेसिपिटेशन रिएक्शन की, NaCl और AgNO3, वही पीछे वाली एग्जांपल जो है हमने यहाँ पे ली है। AgCl के प्रेसिपिटेट्स बन रहे हैं और प्रेसिपिटेशन रिएक्शन को कैसे लिखते हैं हम, एरो नीचे के लिए और ऊपर के लिए एरो जब हम देते हैं तो इसका क्या मतलब है कि गैस इवॉल्व हो रही है। ठीक है, न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन। अब न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन है, इसे याद रखना कि न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन क्या होता है, जब भी एक एसिड की और बेस के साथ रिएक्शन हो और वो क्या बनाए, एक साल्ट और वाटर बनाए, उस रिएक्शन को क्या कहते हैं, न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन। याद रखना ये चीज़। वो भी मैं भी कभी पूछें कि न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन में बोलो भाई क्या क्या बनता है, क्या क्या प्रोडक्ट बनता है, तो क्या क्या प्रोडक्ट बनते हैं हमारे, साल्ट और वाटर। मीन्स एसिड हमने ले लिया HCl हाइड्रोक्लोरिक एसिड और बेस ले लिया हमने NaOH, तो ये क्या बनाएंगे, एक साल्ट बनाएंगे। क्या बनाया इन्होंने, NaCl, ये क्या हमारे पास साल्ट है। ठीक है ना, सोडियम क्लोराइड साल्ट है और H2O ये है वाटर। और एक चीज़ याद रखना, देखो कुछ सिंबल्स और फार्मूलाज जो है आपको याद रखने हैं। ठीक है, वो सिंबल्स और फार्मूलाज जो है मैं सारे के करवाने वाला नहीं हूँ, और क्या पता वो क्या पूछे। फॉर एग्जांपल वो बोले भाई हाइड्रोक्लोरिक एसिड जो है उसका क्या फॉर्मूला है, तो उसका क्या फॉर्मूला है HCl, ये इतना आपको पता होना चाहिए। सल्फ्यूरिक एसिड का क्या फॉर्मूला है H2SO4। तो ये नहीं कि वो ये बात छोटी वाली कॉमन वाली बातें पूछ लें और बाद में आप जो है मुझे गालियाँ मारने शुरू हो जाओ कि सर ने क्या पढ़ाया या इन्होंने क्या पढ़ाया। ठीक है, तो ये कुछ कॉमन चीज़ें हैं। अब जैसे सोडियम का है, सो तो आपको पता होना चाहिए सोडियम का क्या सिंबल है, Na। पोटेशियम का क्या है K, कैल्शियम का क्या है Ca, जिंक का क्या है Zn, आयरन का क्या है Fe। तो ये सब चीज़ें जो, मैग्नीशियम का क्या है Mg, मैंगनीज का क्या है Mn, कोबाल्ट का क्या है CO, C बड़ा और O छोटा। और अगर C भी बड़ा और O भी बड़ा हो तो इसका क्या मतलब है, कार्बन मोनोऑक्साइड। ठीक है, और C बड़ा O बड़ा और 2, तो ये क्या हो जाएगा, कार्बन डाइऑक्साइड। ये कुछ फॉर्मूले सिंबल्स तो आपको याद रखने हैं, या इतना तो आपको पता होना ही चाहिए। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं एक्सोथर्मिक रिएक्शन। एक्सोथर्मिक रिएक्शन कौन सी रिएक्शन होती है, ये उस टाइप की रिएक्शन होती है जिसमें जो है एक्सो मीन्स आउट, मीन्स बाहर निकला, और थर्मिक मीन्स हीट, जिसमें जो है हीट इवॉल्व हो रही हो, हीट इवॉल्व होती है, मीन्स हीट रिलीज होती है। जब भी इस टाइप की रिएक्शन जब कंबाइन करते हैं तो वो हीट जो है हमें दे देते हैं। फॉर एग्जांपल कार्बन प्लस ऑक्सीजन, मीन्स हमने वुड को बर्न कर रहे हैं इन प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन, तो हमें क्या मिल रहा है, कार्बन डाइऑक्साइड और प्लस हीट। ठीक है, तो इस टाइप की रिएक्शन को क्या कहते हैं हम, एक्सोथर्मिक रिएक्शन। या हमने देखा होगा मेरे ख्याल से मोस्टली सभी ने एक चीज़ एक्सपीरियंस की होगी कि जब हम कैल्शियम कार्बोनेट जो चूना है हमारे पास, है ना, वाइट वॉश के लिए कभी इस्तेमाल करते हैं, तो वो जब हम पानी में मिक्स करते हैं तो उससे क्या हो जाता है कि जिस पानी में हम वो मिक्स करते हैं तो वो हीट हो जाता है, मीन्स टेम्परेचर जो है राइज हो जाता है। तो
इसका क्या मतलब है कि वो कौन से टाइप की रिएक्शन है, एक्सोथर्मिक रिएक्शन। नेक्स्ट देखते हैं हम एंडोथर्मिक रिएक्शन। अब एंडोथर्मिक रिएक्शन कौन सी होती है, ये वो रिएक्शन होती है जिसे हमने जो है हीट प्रोवाइड करवानी पड़ती है वो रिएक्शन होने के लिए, ठीक है। उसमें हीट इवॉल्व होती है और इसको जो है हीट प्रोवाइड की जाती है ताकि रिएक्शन हो। फॉर एग्जांपल क्या है इसकी, कार्बन प्लस सल्फर, तो क्या बनाएगा, कार्बन और सल्फर दो, और ये माइनस साइन किसका है कि यहाँ पे इतनी किलो कैलोरी जो है हीट जो है हमने दी है, तभी साइन क्या है माइनस का। अगर प्लस का साइन होता तो इसका क्या मतलब है कि इतनी हीट जो है इवॉल्व हुई है, हीट जो है इवॉल्व हुई है, ठीक है। हीट रिलीज का क्या फॉर्म कैसे हम रिप्रेजेंट करते हैं कि प्लस साइन के हीट जो है इवॉल्व हुई है, और अगर माइनस है कहीं हीट के साथ लिखा तो इसका क्या मतलब है कि उतनी एनर्जी जो है हमने प्रोवाइड की है वो रिएक्शन होने के लिए, ठीक है। ये इसकी एग्जांपल है। या एक इसकी और दूसरी कॉमन एग्जांपल है कि एक्चुअल में सबने एक्सपीरियंस किया होगा कि ग्लूकोज जब हम लेते हैं, ठीक है ना, ज़्यादातर कब चलता है ये, गर्मियों में, जब ज़्यादा गर्मी होती है। तो जब हम वाटर में उसको मिक्स करते हैं ग्लूकोज को, जो ही वाटर में मिक्स करते हैं तो हमें ऐसा लगता है कि पानी जो है ठंडा हो गया, ठीक है ना। पानी का टेम्परेचर क्या है, हमें लगता है कि ये ठंडा हो गया। तो एक्चुअल में क्या होता है कि ये जब इसमें डिज़ोल्व करते हैं हम वाटर में, तो इस रिएक्शन को होने के लिए क्या होता है, इसको हीट एनर्जी की ज़रूरत होती है, हीट की ज़रूरत होती है। तो वो हीट कहाँ से ले लेगा कि ये टेम्परेचर अगर वाटर का टेम्परेचर अगर 55 डिग्री सेल्सियस था, तो जब हमने ग्लूकोज इसमें ऐड कर लिया तो वो हमें कितना दिखा, 23 डिग्री सेल्सियस, एग्जाम्पल के तौर पे बता रहा हूँ। तो वहाँ पे हमें लगेगा कि पानी ठंडा हो गया। तो एक्चुअल में क्या होता है, वो टाइप कौन सी रिएक्शन होती है हमारे पास, एंडोथर्मिक रिएक्शन, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं हम ऑक्सीडेशन रिएक्शन। देखो ऑक्सीडेशन रिएक्शन जो है दो, एक मॉडर्न कंसेप्ट है इसका, एक ओल्ड कंसेप्ट है, ठीक है। एक कंसेप्ट क्या है हमारे पास, ऑक्सीडेशन मीन्स ऑक्सीजन का कोई लोचा है यहाँ पे। तो ऑक्सीडेशन का क्या मतलब है कि गेन ऑफ ऑक्सीजन या लॉस ऑफ हाइड्रोजन, ये चीज़ याद रखना कि गेन ऑफ ऑक्सीजन या लॉस ऑफ हाइड्रोजन अगर हो तो उस रिएक्शन को हम क्या कहेंगे, ऑक्सीडेशन रिएक्शन। फॉर एग्जांपल सोडियम Na+O2, तो क्या बन गया Na2O। और इस केस में क्या हो रहा है, सोडियम जो है ऑक्सीडाइज हो रहा है किसमें, सोडियम ऑक्साइड में, ठीक है। एक आया ये कंसेप्ट, मीन्स गेन ऑफ ऑक्सीजन को हम क्या कहते हैं, ऑक्सीडेशन, या लॉस ऑफ हाइड्रोजन को हम क्या कहेंगे, रिडक्शन। या दूसरा क्या कंसेप्ट है कि लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, अगर इलेक्ट्रॉन का लॉस हो रहा है तो इसका क्या मतलब है, ऑक्सीडेशन हो रही है। फॉर एग्जांपल ये देखो सोडियम का एटम है, न्यूट्रल है ना, इस पर कोई भी चार्ज नहीं है, ना पॉजिटिव ना नेगेटिव। तो इसका क्या मतलब है कि अब यहाँ पे जो है एक पॉजिटिव चार्ज आ गया, तो मीन्स एक इलेक्ट्रॉन जो है इसने दे दिया, एक इलेक्ट्रॉन जो है इसने लूज कर लिया, तो यहाँ पे चार्ज क्या आ गया, पॉजिटिव। तो इसका क्या मतलब है, सोडियम इज ऑक्सीडाइज टू Na+। तो प्लस चार्ज कब आता है, जब हम इलेक्ट्रॉन जो है दे देते हैं। जब कोई एटम इलेक्ट्रॉन दे देगा तो उस पर प्लस चार्ज आ जाएगा, और जब कोई एटम जो है इलेक्ट्रॉन ले लेगा तो उस पर जो है नेगेटिव चार्ज आ जाएगा, ठीक है। तो ये क्या है, लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन। ये किसकी एग्जांपल्स हैं, ऑक्सीडेशन रिएक्शन की। नेक्स्ट देखते हैं हम रिडक्शन में। रिडक्शन में क्या है, ये इसका उलट होगा, ऑक्सीडेशन का उलट क्या होगा, रिडक्शन। इसमें क्या होगा, गेन ऑफ हाइड्रोजन या लॉस ऑफ ऑक्सीजन। और अगर कहीं पे हाइड्रोजन गेन हो रही हो या ऑक्सीजन जो है लॉस हो रही हो तो वो कौन सी रिएक्शन है हमारे पास, रिडक्शन रिएक्शन। फॉर एग्जांपल CuO और H2, यहाँ पे क्या हो रहा है, यहाँ पे क्या हो रहा है कि CuO से क्या बन रहा है, Cu और H2O, ठीक है ना। तो Cu का क्या हो रहा है कि ये रिडक्शन हो रही है क्योंकि लॉस ऑफ ऑक्सीजन, Cu से रिडक्शन हो रही है, मीन्स CuO जो है रिड्यूस हो गया किसमें, कॉपर में, कॉपर ऑक्साइड जो है रिड्यूस हो गया किसमें, कॉपर में। और वैसे ही यहाँ पे H2S, हाइड्रोजन सल्फाइड में क्या हुआ है कि वो जब इसकी रिएक्शन करवाते हैं हम क्लोरीन के साथ तो HCl और S, यहाँ पे क्या हो रहा है कि क्लोरीन जो है इज रिड्यूस टू HCl। क्लोरीन में क्या हुई है, रिडक्शन, मीन्स क्लोरीन ने क्या किया, हाइड्रोजन को गैन किया। यहाँ पे क्लोरीन सिंगल था और यहाँ पे क्लोरीन के साथ क्या है अब हाइड्रोजन। तो यहाँ पे क्लोरीन किस में रिड्यूस हो गया है, HCl में। या
क्या है, दूसरा कंसेप्ट क्या है, गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। जब इलेक्ट्रॉन गेन होते हैं तो उस टाइप ऑफ रिएक्शन को भी क्या हम कहते हैं, रिडक्शन रिएक्शन। फॉर एग्जांपल देखो यहाँ पे कॉपर 2 पॉजिटिव था, कॉपर 2 पॉजिटिव का क्या मतलब है कि इसमें जो है 2 इलेक्ट्रॉन जो है इसके पास कम है, 2 इलेक्ट्रॉन दे दिए हैं इसने, ठीक है। और जब हम वो 2 इलेक्ट्रॉन इसे दे देंगे तो ये किस में रिड्यूस हो जाएगा, कॉपर में। मीन्स पहले ये आयनिक फॉर्म में था, आयनिक फॉर्म में है, कैटायनिक फॉर्म में, तो 2 हमने इलेक्ट्रॉन दे दिए इसको, तो अब ये है न्यूट्रल एटम बन गया, Cu मीन्स Cu2 प्लस इज रिड्यूस टू Cu, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं हम, नेक्स्ट है हमारे पास रिडॉक्स रिएक्शन। रिडॉक्स रिएक्शन क्या होती है, जब ऑक्सीडेशन और रिडक्शन जो है साइमल्टेनियसली हो तो उस टाइप ऑफ रिएक्शन रिएक्शन को क्या कहते हैं हम, रिडॉक्स रिएक्शन। और इन रिडॉक्स रिएक्शन वन रिएक्टेंट कॉल्ड रिडक्टेंट और रिड्यूसिंग एजेंट इज ऑक्सीडाइज्ड। रिडॉक्स रिएक्शन में क्या है, एक रिएक्टेंट जिसे हम रिडक्टेंट कहते हैं या रिड्यूसिंग एजेंट कहते हैं, उसकी क्या होती है, ऑक्सीडाइज हो जाता है वो। और अदर रिएक्टेंट जिसे हम क्या कहते हैं, ऑक्सीडेंट या ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, वो क्या हो जाता है, रिड्यूस्ड। ये बात जो है अच्छे से ध्यान में रखना, और ऑक्सीडेंट और रिडक्टेंट क्या होते हैं, ठीक है। इसे हम कैसे समझेंगे कि देखो यहाँ पे क्या है, ये हम एक टिपिकल एग्जांपल ली है हमने, CuO प्लस H2 क्या दे रहा है, Cu प्लस H2O, ठीक है, ये रिएक्शन है। यहाँ पे क्या हो रहा है, CuO से क्या हो रही है, रिडक्शन हो रही है, ठीक है ना। और ये किस में रिड्यूस हो रहा है, Cu में। और हाइड्रोजन के साथ क्या है, H2, हाइड्रोजन क्या कर रहा है, गैन कर रहा है ऑक्सीजन को, तो देखो यहाँ पे इसने गैन किया ऑक्सीजन को, तो क्या बन गया, H2O, ठीक है। ये इसकी, ये क्या हो रही है, इसकी रिडक्शन मीन्स गैन ऑफ ऑक्सीजन। और यहाँ पे क्या हो रहा है, लॉस ऑफ CuO के साथ क्या हो रहा है, लॉस ऑफ ऑक्सीजन। तो लॉस ऑफ ऑक्सीजन क्या होता है, रिडक्शन, और गेन ऑफ ऑक्सीजन क्या होता है, ऑक्सीडेशन, ठीक है। लॉस ऑफ ऑक्सीजन को क्या कहते हैं, रिडक्शन, और गेन ऑफ ऑक्सीजन को क्या कहते हैं हम, ऑक्सीडेशन। तो ये टिपिकल एग्जांपल है किसकी, रिडॉक्स रिएक्शन की, ठीक है ना। रिडॉक्स रिएक्शन की यहाँ पे रिडक्शन भी और ऑक्सीडेशन भी साइमल्टेनियसली हो रही है, ओके। और थैंक्स फॉर वाचिंग, वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज़ लाइक ज़रूर कीजिए और वीडियो को शेयर ज़रूर कीजिए, ओके, थैंक्स।